पोषण के प्रकार, तो पोषण के प्रकार, पोषण देखा जाए तो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपोषण, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है कि वह पोषण जिसमें हरे पौधे ही आते हैं, अक्सर देखा जाए तो वह पोषण जिसमें हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी। ये खुद अपना भोजन बनाते हैं, हरे पौधे हैं, और एक स्वपोषी जीवाणु भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है परपोषी। परपोषी पोषण का वो तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। यानी जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, हम लोग किस पर डिपेंड करेंगे? हम लोग पौधों पर डिपेंड करेंगे, खुद अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो ये किस तरह का पोषण हुआ? परपोषी हुआ। अब परपोषी के प्रकार, परपोषी कई प्रकार के होते हैं। पहला है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पोषण में देखिए, मृतोपजीवी पोषण में क्या है? ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत शरीर या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हों, उन्हें क्या बोलेंगे हम? मृतोपजीवी पोषण बोलेंगे। इसमें कवक है, जीवाणु है। कवक कैसे है भाई? कवक तो प्लांट के अंतर्गत आता है। आखिर में कवक को क्यों मृतोपजीवी कहा गया है? कवक को मृतोपजीवी इसलिए कहा गया है क्योंकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होते हैं, पर्णहरिण नहीं पाए जाते हैं। अगर पर्णहरिण नहीं पाया जाता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, और जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता वो क्या है? वो स्वपोषी नहीं है। बात समझे? यहाँ पर स्वपोषी कवक सड़े गले पदार्थों पर भी उगते हैं और परजीवी भी होते हैं। तो नेक्स्ट मृतोपजीवी के बाद है परजीवी पोषण। ऐसा जीव जो अपना भोजन या अपना भोज्य पदार्थ दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं उसको परजीवी कहते हैं। परजीवी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, परजीवी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। जैसे कि कोई पौधा है, कोई पौधा है और उसके ऊपर कोई जीव डिपेंड है, तो पौधा क्या हो गया? होस्ट हो गया, क्योंकि उससे वो जीव अपना भोजन ले रहा है। एक उदाहरण से समझे, अगर आप खुद तो अपने ऊपर डिपेंड हो नहीं, आपकी ज़रूरत की चीज़ें कौन पूरा करता है? आपके पेरेंट्स पूरा करते हैं। तो आप क्या हैं? एक तरीके से देखा जाए तो, विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, जीव विज्ञान की दृष्टि से, तो आप क्या है? परजीवी है वहाँ पर, है कि नहीं है? तो विज्ञान दृष्टि से देखिए, और कोई दृष्टि से मत देखिए इसको। तो इस तरह से परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे होस्ट कहते हैं। होस्ट पौधा भी हो सकता है और जंतु भी हो सकता है। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। यानी ऐसे जीव या पौधे और जंतुओं के शरीर के बाहरी सतह से अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं वो बाह्य परजीवी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे पौधे या जंतु के शरीर के अंदर से प्राप्त करते हैं वो अंतः परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपके बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। जैसे एक अंतः परजीवी का उदाहरण मैं बताऊं कि बहुत से जुक्लोरेला नामक शैवाल होता है, वो हाइड्रा के शरीर के अंदर पाया जाता है। तो क्या है? इंडोपैरासाइट है। ठीक है, यानी अंतःपरजीवी है वहाँ पर। और लास्ट है, एक है प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे हम लोग क्या हुए, पूरा जो भोज्य पदार्थ होता है पूरा खाते हैं और उसका पाचन कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। ये अमीबा भी इसका एक उदाहरण है। यहाँ पर जो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, अमीबा भी इसका एक उदाहरण है। तो अब हम जो स्वपोषण है, स्वपोषण के अंतर्गत जो स्वपोषी पौधे होते हैं या जो स्वपोषी जीव होते हैं
उनमें भोजन का निर्माण किस तरह से होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो मैं बता दूं कि इनका निर्माण पौधों में ही होता है, और पौधों में यह निर्माण प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस नामक क्रिया के द्वारा होता है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आगे। अच्छा, इसका परिभाषा देख लीजिए। वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं या कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। देखिए, इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण है पर्णहरिम। तो आप लोग कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके होंगे हरित लवक की संरचना। लवक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो लवक 3 तरह का था, एक रंगहीन लवक था, एक हरित लवक था और एक वर्णी लवक था। रंगहीन लवक को जो है अवर्णी लवक भी कहा जाता है। और तो हरित लवक के अंतर्गत जो हरे रंग का होता है, जो हरे पौधे होते हैं उन्हीं में पाया जाएगा। और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत ही क्लोरोफिल या पर्णहरिम पाया जाता है। बिना इनके उपस्थिति के प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं हो सकती हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा है, और ये नीचे प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन दिया है कि 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेता है। ये जल कहाँ से लेगा पौधा? जमीन के अंदर से लेगा, मिट्टी से लेगा। और पर्णहरिम के उपस्थिति में सूर्य प्रकाश पर्णहरिम के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये C6H12O6 यानी ये है ग्लूकोज का सूत्र, जो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। अब मोटे मोटे तौर पर हम इसको कार्बोहाइड्रेट ही बोल सकते हैं। और कार्बन और ऑक्सीजन बनता है और पानी निकलता है। तो ये एक प्रकार का देखा जाए तो ये अपचयन का क्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। देखो, 2 तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के साथ अभिकारक के साथ जुड़ नहीं रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। ये कैसा अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। और ये अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है, जिसे प्राणवायु कहते हैं। ऑक्सीजन ये सबसे अच्छी बात है कि अगर इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा पौधे लगाइए। ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा, यानी कि वातावरण में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, यानी वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा रहेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ी रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को वो डाइल्यूट करेगा, कम होगा। जब उसकी सांद्रता बढ़ेगी तो हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। लेकिन आज इस संकट के दौर में लॉकडाउन हुआ है, तो इस समय देखा जाए तो हमारा पर्यावरण, हमारा जो वातावरण है में जो बहुत सारी पोल्यूशन को मेज़र करने वाली जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत मेज़र कर रही हैं। वो मेज़र उसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुए, बम्बई में हुए, यहाँ पे पोल्यूशन कितने कम पोल्यूशन हुए हैं। तो ये इस समय एक संकट की घड़ी में है। फैक्ट्री नहीं चल रही है, ट्रेन नहीं चल रहे हैं, बसेस नहीं चल रहे हैं, तो इसमें इससे जो हानिकारक जो गैसेस निकलते थे वो नहीं निकल रहे हैं। तो इसमें हमारी पर्यावरण काफ़ी शुद्ध, काफ़ी साफ़ हुई है। इसमें इसके बारे में हम लोग पॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी हम लोग के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? भोजन तो मिल ही रहा है, साथ साथ प्राणवायु भी दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौधों को लगाना बहुत ही अच्छा है, और धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि पौधों को लगाना बहुत ही पुण्य का काम है, इसलिए कहा गया है। इसका वैज्ञानिक रीजन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, कौन कौन सी सामग्री जरूरत होती है? सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O पानी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? देखो,
प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होती है? पर्णहरिण द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। ये काम कौन करता है? ये काम क्लोरोफिल करती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यही प्रक्रियाएं पूरा होती हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ओके, ठीक है। एक्चुअली प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती है, दो इसके पार्ट होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या, यानी प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो देखो, जब स्टोमेटा का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसमें आपको दो चीज़ मिलेंगे आपको। कौन कौन से दो चीज़ मिलेंगे? एक मिलेगा आप इस तरह से, देखिए मैं बना रहा हूँ, देखिए आप इसको इस तरह से, एक मिलेगा इस तरह से, ये मान लीजिए ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इस तरह से। तो ये सिक्के जैसी जो संरचनाओं के घेर है ना, इसको क्या बोला जाता है? ये थैलाकॉइड। इसको स्ट्रोमा, ठीक है, इसको बोला जाता है थैलाकॉइड एंड स्टोमा। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो थैलाकॉइड में होती है, ठीक है, और स्टोमा में क्या होती है यहाँ पर, या